हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस केमिस्ट्री पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। होली होली मना रही सबने बढ़िया तरीके से, मजेदार। जल्दी से आते जाइए, बस शुरू करते हैं हम हमारे इस सेशन को। जल्दी से आते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, शुरू कर रहे हैं बस हम सेशन को। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए, शुरू कर रहे हैं बस। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको फटाफट। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। शुरू कर रहे हैं बस अब थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर नंबर 11, राइट। ठीक है, तो इनके मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आपके साथ में इनका कॉन्टेस्ट वगैरह जो है, जो लास्ट था, वो भी डिस्कस कर लूंगा और इस वीक के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे। तो जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं बस। हाँ, डिले हो गया आज, थोड़ा सा डिले हो गया। कुछ काम था, इस चक्कर में डिले हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता रहता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया। कोई बात नहीं, आते जाइए बस। शुरू करते हैं, जल्दी से आते जाइए, शुरू करते हैं। कॉन्टेस्ट के विनर्स के नाम मैं बता देता हूं। तो विनर्स के नाम है एक तो, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस कॉन्टेस्ट हुआ था उसके विनर्स के नाम है राहुल, सॉन्ग मीडिया नेटवर्क जो है वो, ठीक है, सॉन्ग मीडिया नेटवर्क जिनका नाम से आता है। ठीक है, आप, ठीक है, और विभा एंड थर्ड रैंक पर है हमारे विष्णु प्रसाद। ठीक है, तो ये है हमारे कॉन्टेस्ट के विनर। ठीक है, जल्दी से आते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। फर्स्ट लॉ खत्म करवा चुका हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स का, आप सभी जानते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। आप सभी को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका है। सेकंड लॉ को आज हम कर देंगे। ठीक है, आज नहीं कर देंगे, सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। सेकंड लॉ में हमें आज पढ़ना है कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम। तो उसके रिगार्डिंग सारी बातें, सारी कुछ, सारा चीजें, सब कुछ हम यहां पढ़ेंगे। बस जल्दी से आते जाइए, करेक्ट होते जाइए। शुरू करते हैं फिर हम, राइट। जल्दी से गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा। जल्दी से फटाफट से बस करेक्ट करते जाइए। शुरू कर रहे हैं हम हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का खेल, थर्मोडायनेमिक्स का डर भगाते हैं। जल्दी से आते जाइए, जल्दी से आते जाइए। आज कर देंगे कार्नोट इंजन को, आज कार्नोट इंजन को खत्म करेंगे, आज कार्नोट इंजन को उड़ा देंगे। ठीक है, कार्नोट इंजन के रिगार्डिंग जो भी होता है सब खत्म कर देंगे आज। हाँ, पीडीएफ में इसकी डलवा दूंगा, टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डलवा दूंगा लेक्चर के बाद। ठीक है, लेक्चर के बाद पीडीएफ डल जाएगी। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम शुरू करते हैं। और आज हम प्रीवियस क्लास के कॉन्टेस्ट का भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास के कॉन्टेस्ट का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सही। कार्नोट थ्योरम कह लीजिए इसको या कार्नोट इंजन कह लीजिए, एक ही बात है, कोई उसमें वो नहीं, कुछ भी कह लीजिए। कार्नोट इंजन कह लीजिए चाहे कार्नोट थ्योरम कह लीजिए। क्या कहता है ये, क्या कहता है ये कहता है द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट इंजन है दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट इंजन है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन जो है दुनिया के अंदर, मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज कार्नोट इंजन। सही है, आपकी कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट इंजन है दुनिया के अंदर वो हमारा कार्नोट इंजन है। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, इतने कम लोग आएंगे तो फिर मुझे लेक्चर लेने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, लेक्चर लेने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। जल्दी से लाइक शेयर करिए वीडियो को, जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना मजा। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। इतने कम लोग को पढ़ाने में क्या मजा है ना। ठीक है, तो जल्दी से आते जाइए। ठीक है, दिख रहा है सही से, दिख रहा है सही से, वो मेरे को बता दो एक बार। ठीक है, दिख रहा है सही से, यस, ठीक है, चलो, हाँ सही है। ठीक है, ओके। तो मोस्ट एफिशिएंट इंजन, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन कौन सा होता है, कार्नोट इंजन। ये हमने उसमें बता दिया,
ये हमें उसने बता दिया। कार्नोट थ्योरम बोली कि सबसे जो एफिशिएंट इंजन होता है वो होता है हमारा कार्नोट इंजन। ठीक है, वो होता है हमारा कार्नोट इंजन। सही है, ठीक है। अब कार्नोट इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर कार्नोट इंजन कैसा होता है, कार्नोट इंजन कैसा होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में हमें पता है ये कैसा होता है, आइडियल होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब आइडियल गैस पे बेस रहेगा। ठीक है, और आइडियल गैस पे बेस रहेगा। ठीक है, आइडियल गैस पे बेस रहेगा, आइडियल सिस्टम मान के चलेंगे हम। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस सिस्टम को हम आइडियल मान के चलेंगे। रिवर्सिबल होता है, साइक्लिक होता है ना, रिवर्सिबल होता है, साइक्लिक होता है, बेस्ड ऑन दी सेकंड लॉ होता है, राइट, है ना, ये सब बातें हमें पता है। सेकंड लॉ पर बेस्ड होता है, राइट, बेस्ड ऑन सेकंड लॉ, है ना। मोस्ट एफिशिएंट इंजन कहा जाता है इसको, मोस्ट एफिशिएंट इंजन भी कहा जाता है, बट नॉट 100%। मोस्ट एफिशिएंट बट नॉट 100%। मोस्ट एफिशिएंट तो होता है बट लेकिन 100% नहीं होता। मोस्ट एफिशिएंट बट नॉट 100%, राइट। सबसे ज्यादा एफिशिएंट तो होता है लेकिन 100% नहीं होता। कार्नोट इंजन की कुछ प्रॉपर्टीज है, साइक्लिक होता है, रिवर्सिबल होता है, बेस्ड ऑन सेकंड लॉ होता है, मोस्ट एफिशिएंट होता है बट 100% नहीं होता, है ना। ठीक है, तो यही सब होती है। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्ट हुई क्लास, जस्ट हमने अभी कार्नोट स्टार्ट ही करा है। ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम क्या बोलती है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन कौन सा होता है, आपका कार्नोट इंजन होता है। ठीक है, और कार्नोट इंजन के बारे में बातें हमने पढ़ी कि कैसा कैसे होता है, ये आइडियल होता है, आइडियल प्रोसेस होता है, मतलब हाइपोथेटिकल सीन है। ऐसा इंजन भी रियल में आना, रियल में पाना हाइपोथेटिकल इंजन ही होता है। ये रियल में भी ऐसा इंजन मिलना बहुत मुश्किल है, कार्नोट इंजन जैसा हाइपोथेटिकल इंजन है ये। ठीक है, रिवर्सिबल होता है, साइक्लिक होता है, सेकंड लॉ पर बेस होता है, राइट, मोस्ट एफिशिएंट होता है बट नॉट 100%। और इसकी एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी जो इसकी होती है, ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस, एफिशिएंसी does not depends on the efficiency does not depends upon the working substance। efficiency जो होती है वो working substance पर depend नहीं करती। efficiency does not depend upon the working substance। efficiency जो होती है इसकी वो working substance पर depend नहीं करती। सही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती होगी इसकी। ठीक है, आइडियल होता है, रिवर्सिबल होता है, साइक्लिक होता है, सेकेंड लॉ पर बेस होता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है लेकिन 100% नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं देता, जितना उसको इनपुट देते उसका आउटपुट नहीं देता। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट। तो कोई भी इंजन आपका 100% एफिशिएंसी वाला नहीं होता, जितना आप उसको इनपुट दे रहे हो उतना उसका आउटपुट नहीं आता, राइट, उतना उसका आउटपुट नहीं आता, है ना। तो इसके बारे में चलो और बातें करें। ठीक है, इसके बारे में और बातें करें, चलो ठीक है, इसके बारे में और बातें करते हैं। ठीक है, तो मान लो इसके बारे में हम और बातें करते हैं। तो इधर देखो, तो मान लो ये आपका कोई वर्किंग सब्सटेंस है, ये आपका कोई वर्किंग सब्सटेंस है। ये क्या करेगा? एफिशिएंसी दिखानी है इंजन की एफिशिएंसी दिखानी है। आउटपुट बाय इनपुट वाला सीन होगा। इंजन क्या करेगा? QH अमाउंट ऑफ हीट लेगा। कहां से लेगा? QH अमाउंट ऑफ हीट कहां से लेगा? किसी सोर्स से QH अमाउंट ऑफ हीट लेगा। QH अमाउंट ऑफ हीट लेगा और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लाइक से QC कहां ट्रांसफर कर देगा? सिंक में। QC अमाउंट ऑफ हीट, सम अमाउंट ऑफ हीट कहां ट्रांसफर कर देगा? सिंक में कर देगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कार्नोट साइकिल, रियली एग्जिस्टेंस। इसकी कोई खास एप्लीकेशन की बात करूं तो बस आप वर्क डन वगैरह किसी का निकाल सकते हो। ठीक है, और आपको पता लगेगा कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल है कार्नोट इंजन। ठीक है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, आइडियल पे बेस रहता है। सो हाइपोथेटिकल इंजन है। ठीक है, लेकिन हमारा जो है सेकंड लॉ इस पे बेस रहता है और काफी सारी जो इसकी जो उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस हमारी कुछ निकल कर आती है। ठीक है, सो चलिए, ठीक है,
तो सिंक में कुछ हीट अमाउंट ऑफ हीट चली जाएगी, QH अमाउंट ऑफ हीट ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेगा, उसमें से कुछ QC अमाउंट ऑफ हीट ये सिंक में दे देगा, यानी जो बची अमाउंट ऑफ हीट होगी उससे ये वर्क करेगा, यानी QH माइनस QC से ये वर्क करेगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो साइन नेगेटिव का आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो साइन नेगेटिव का आएगा, राइट। ठीक है, QH सोर्स से हीट लेगा ये QC अमाउंट ऑफ हीट सिंक में डाल देगा, QC अमाउंट ऑफ हीट सिंक में डाल देगा, और आपका जो QH माइनस QC से ये वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इसलिए साइन नेगेटिव का आएगा। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, इतने कम लोग होंगे, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो मुझे फिर ये लेक्चर सीरीज बंद करनी पड़ेगी। वैसे भी इस वीक के अंदर मैं गारंटी देता हूं, इस वीक के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इस वीक के अंदर हम इसको थर्मोडाइनमिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, इस वीक के अंदर खत्म कर देंगे, बस इस वीक चलेगी। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक का शुरू होगा, ऑर्गेनिक पढ़िएगा, फिर आप ऑर्गेनिक लेकर आएंगे धीरज सर, और धीरज सर के साथ फिर आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप सभी की फेवरेट। ठीक है, तो ये कहानी होती है कार्नोट इंजन की। QH अमाउंट ऑफ हीट वो सोर्स से लेता है, उसमें से कुछ से वर्क करता है QH माइनस QC से, और QC फिर वो घटा देता है। ठीक है सर, व्हाट इज सिंक? सिंक क्या होता है? सिंक होता है जहां पर आप कुछ डाल देते हो। ठीक है, वेस्टेज जो आपकी बची हुई होती है वो आपने जहां डाल दी उसको हम सिंक कहते हैं। सोर्स से उसने हीट ली, कुछ हीट से उसने काम किया, बाकी वेस्ट हीट कहां जा रही है? वो सिंक में जा रही है। जो बचा कुचा माल है जिसका उसने काम नहीं लिया, जिसको उसने यूज में ही नहीं लिया, वो आपकी वेस्ट कहां चली गई? हीट में चली गई। ठीक है, ठीक है, 10 लेक्चर हो गया है, 11वां लेक्चर है आज, 11वां लेक्चर है आज, 10 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 10 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज है लेक्चर नंबर 11। आप चाहे DU, BHU, CSIR नेट, गेट, किसी के भी एस्पायरेंट हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी तो हमें पता है क्या होती है, किसी भी चीज की आउटपुट बाय इनपुट। किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट, राइट। किसी भी चीज की एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट क्या किया इसने? जो वर्क किया। आउटपुट तो यही दिया ना भाई, कोई भी मशीन हमें आउटपुट क्या देती है? जो काम करती है वो। ठीक है, जो भी मशीन जो काम कर रही है वो उसका आउटपुट है, और जितनी वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो उसका इनपुट है, राइट। जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रही है वो उसका इनपुट है, और जो एनर्जी वो दे रही है, जो जिस फॉर्म में वो दे रही है वो उसका आउटपुट है। तो आउटपुट इसने क्या किया है? वर्क डन। आउटपुट इसने क्या किया है? वर्क डन, यानी माइनस W। और इनपुट क्या ली थी इसने? QH अमाउंट ऑफ हीट। इनपुट क्या लिया था इसने? QH अमाउंट ऑफ हीट, राइट। इनपुट क्या लिया था इसने? QH अमाउंट ऑफ हीट। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। W की वैल्यू उतार दो, W माइनस W की वैल्यू उतार दो, क्या हो जाएगी? QH माइनस QC ओवर QH, यानी आपके वो ईटा की वैल्यू, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इसकी? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी QH माइनस QC ओवर QH, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं TH माइनस TC डिवाइडेड बाय TH। टेम्परेचर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ये रिलेशन अभी मैं आपको डिराइव करा दूंगा, ये रिलेशन अभी मैं आपको डिराइव करा दूंगा। टेम्परेचर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, और ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, इस तरीके से इसकी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है, राइट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बोलो ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, इस वीक के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर देंगे, थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, उड़ा देंगे। ठीक है, ये 5 दिन के अंदर थर्मोडायनेमिक्स आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 5 दिन के अंदर, 5 लेक्चर्स के अंदर और आपका समझ हो जाए, खत्म हो जाएगा। वाई नीड कार्नोट साइकिल? एक इंजन को समझने की जरूरत है कि कोई भी आपका मशीन के अंदर इंजन लगा होता है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, तो वो एक क्या, एक तरीके का इंजन, उसकी एफिशिएंसी, उसकी वो। ठीक है, रियल लाइफ में हम कोई भी अगर मशीन देख रहे हैं, वो मशीन काम कर रही है, वो किस पे काम कर रही है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मो पे काम कर रही है। तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी चीजें, उसका आउटपुट, इनपुट, उसकी एफिशिएंसी, इन सब चीजों को रिलेटेड हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, ठीक है, कर सकते हैं। हाउ टू वर्क कार्नोट साइकिल? आउटपुट बाय इनपुट। मैं बता रहा हूं कार्नोट साइकिल कैसे वर्क करती है। QH अमाउंट ऑफ हीट ली जाती है इसके अंदर, QH अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस आपका लेता है, और वो W वर्क करता है, बाकी बची हुई हीट QC अमाउंट ऑफ हीट वो सिंक को दे देता है, QC अमाउंट ऑफ हीट वो सिंक को दे देता है।
ठीक है, तो उससे वो काम करता है। अब इस कार्नोट इंजन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस में क्या क्या होता है, उसके रिगार्डिंग ये वर्क डन कैसे निकलता है, वो सारी बातें करेंगे, वो सारी बातें करते हैं। ठीक है, आइए तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इधर शुरू करते हैं, अब आगे आगे शुरू करते हैं। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, तो इधर मैं बात करूंगा आगे, तो आगे कार्नोट इंजन या कार्नोट कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट इंजन के अंदर 4 काइंड ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। जो कार्नोट इंजन पढ़ा गया, जो कार्नोट इंजन समझा गया, उसके अंदर 4 टाइप के प्रोसेसेस होते थे। आइए सबको समझते हैं, फिर उनके रिगार्डिंग अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैसे किस प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या क्या वर्क डन था, कैसे फिर उनका टोटल हमारी एफिशिएंसी ये QH माइनस QC बाई QH और TH माइनस TC बाई TH ये कैसे आई, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस से ढंग से समझते हैं, आइए देखिए। ठीक है, तो कार्नोट इंजन के अंदर, कार्नोट इंजन के अंदर 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, 4 प्रोसेस ये रखता है। कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस, 4 प्रोसेस इसके अंदर होते हैं, 4 प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से? पहला प्रोसेस होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा प्रोसेस होता है इसके अंदर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा प्रोसेस होता है इसके अंदर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ प्रोसेस होता है इसके अंदर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ वर्क, अरे वर्क बताता रहूं ये कैसे काम कर रहा है, हीट ले रहा है, उसके बाद कुछ उससे हीट से काम कर रहा है और बाकी हीट आपकी वेस्ट में जा रही है। पंखा चल रहा है आपके घर में, पंखा चल रहा है आपके घर में, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, बिजली से चल रहा है, हीट से चल रहा है, हीट दी जा रही है उसको, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, उससे चल रहा है। कुछ तो वो वर्क कर रहा है, आपको हवा दे रहा है, लेकिन जितनी आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी उसकी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही। यही सेकंड लॉ की डेफिनेशन थी, यही सेकंड लॉ की डेफिनेशन थी कि आपकी जो हीट होती है वो कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन आप जो वर्क करते हो वो कंप्लीटली हीट में ट्रांसफर हो सकता है। यही डेफिनेशन थी, इसी के रिगार्डिंग यहां पर मामला चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी कार्नोट इंजन आपका क्या करता है, कुछ अमाउंट हीट लेगा, वो इनिशियल हीट वो लेता है, इनिशियल इनपुट वो लेता है, उसमें से कुछ अमाउंट से वो वर्क करता है, बाकी वो वेस्ट में डाल देता है, बाकी वो वेस्ट में सिंक में डाल देता है। राइट, ठीक है, तो ये होती है इसकी प्रोसेस ऑफ वर्किंग, ये होती है इसकी प्रोसेस ऑफ वर्किंग। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर अब कार्नोट इंजन के अंदर आपके 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं, 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब मामला कैसे होगा, मामला कैसे होगा, देखो पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड कर रही है, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम आपका एक्सपेंड कर रहा है, सही बात है। ठीक है, सिस्टम आपका एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर रखना है हमें कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रखना है हमें कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, तो हमें पता है जब सिस्टम आपका एक्सपेंड करेगा, जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर घटता है, ये बात हमें पता है। जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन टेम्परेचर को हमें रखना है कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमें रखना है कांस्टेंट, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हीट लेगा, सिस्टम क्या करेगा, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट लेगा, हीट टेकन और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो क्या होगा, क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, सही बात है, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर घटना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन हमने टेम्परेचर को नहीं घटने देना, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सिस्टम क्या करेगा, हीट लेगा। अगर सिस्टम हीट लेगा तो उसका टेम्परेचर एक्सपेंशन के दौरान जो घट रहा होगा वो हीट लेने के दौरान वो कांस्टेंट रह जाएगा, वो आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। एक्सपेंशन के दौरान घटना चाहिए था, लेकिन सिस्टम हीट ले लेगा तो वो प्रेशर टेम्परेचर को घटने नहीं देगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेकंड प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि जब हम गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं, जब हम गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड प्रोसेस की, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन
ठीक है। तो अब गैस अगर आपकी कंप्रेस कर रही होगी, गैस कंप्रेस करेगी तो कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। सही बात है भाई, कंप्रेस करेंगे अगर हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोसेस कैसा रखना है? आइसोथर्मल। लेकिन प्रोसेस कैसा रखना है? आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल अगर रखना है और टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना, कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना, तो सिस्टम आपका क्या करेगा? वर्किंग सब्सटेंस आपका क्या करेगा? हीट को रिलीज करेगा। वर्किंग सब्सटेंस आपका क्या करेगा? हीट को रिलीज करेगा। ठीक है। हाँ, शायद फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, नहीं तो अमेजोन पे जरूर अवेलेबल है, आप अमेजोन से ले सकते हैं। ठीक है। अब फोर्थ प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसमें तो हमने पता है, ये तो हमने पढ़ रखा है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन अगर होगा, गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर विल इंक्रीजेस। टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सही है। तो चारों प्रोसेस होते हैं कार्नोट इंजन के अंदर, चार प्रोसेस होते हैं कार्नोट इंजन के अंदर, और चारों प्रोसेस के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? चारों प्रोसेस के अंदर क्या क्या हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चले आगे चले, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू और मैं बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। इसको एक डायग्राम के थ्रू और मैं बताता हूं। मान लो ये आपका कोई वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, ये आपका कोई वर्किंग सब्सटेंस है। तो इनिशियली पहला प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो गैस क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, लेकिन आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है गैस। टेम्परेचर घटने नहीं देना, तो सिस्टम क्या करेगा? हीट लेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट टेकन लेगा। यानी आपका ये सोर्स है, ये आपका सोर्स है, सिस्टम क्या कर रहा है? सोर्स से हीट QH अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है? पहला प्रोसेस कर रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला प्रोसेस कर रहा है, वो QH अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है? QH अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ले रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसके दौरान टेम्परेचर हमारा घटेगा, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर हमने पढ़ा था टेम्परेचर घटता है, तो इसके दौरान आपका टेम्परेचर घटेगा और सिस्टम का टेम्परेचर इनिशियली QH अमाउंट ऑफ हीट ली थी, तो इनिशियल टेम्परेचर अगर मैं इसका मान के चलूं TH, तो वो टेम्परेचर आपका बाद में घटकर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बाद में आपका घटकर आ जाएगा इसका वर्किंग सब्सटेंस का TC पे, और फिर हम इसको क्या करेंगे? जैसे ही टेम्परेचर उसका TC पे आएगा, हम इसको इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख देंगे, ताकि और टेम्परेचर इसका डिक्रीज ना हो। सेकंड प्रोसेस यहां तक होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला प्रोसेस यहां तक होगा। ठीक है, यस, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सेकंड प्रोसेस के अंदर आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है, तो टेम्परेचर आपका TH से TC पर आ जाएगा। सही है, टेम्परेचर आपका TH से TC पे आ जाएगा। टेम्परेचर आपका TH से TC पर आ जाएगा ड्यूरिंग दी सेकेंड प्रोसेस में ये कहानी हो जाएगी। अभी देखो इधर, अगर फिर इसके बाद चलेंगे तो थर्ड प्रोसेस हमारा क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, यानी सिस्टम का टेम्परेचर क्या था? वर्किंग सब्सटेंस का TC, तो इसका टेम्परेचर तो TC ही रहेगा, लेकिन गैस आइसोथर्मली कंप्रेस करेगी। थर्ड प्रोसेस होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। गैस आपकी आइसोथर्मली कंप्रेस करेगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, लेकिन कंप्रेशन में तो टेम्परेचर बढ़ता है,
कंप्रेशन में तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो सिस्टम आपका क्या करेगा, सिस्टम आपका हीट रिलीज करेगा, QC अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम रिलीज कर देगा, QC अमाउंट ऑफ सिस्टम हीट रिलीज कर देगा, कहां पर, सिंक के अंदर। QC अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम रिलीज कर देगा कहां पर, सिंक के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है, QC अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम रिलीज कर देगा सिंक के अंदर, ठीक है। उसके बाद आएगा फोर्थ प्रोसेस, दैट इज दी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, जिसके अंदर इसका वापस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सिस्टम पहुंच जाएगा TH टेम्परेचर पे, बोलो चारों प्रोसेस समझ में आए क्या होते हैं, बोलो चारों के चारों प्रोसेस समझ में आए कैसे होते हैं, क्या होता है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह समझ में आएंगे तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी, पहले ये बता दीजिए मुझे समझ में आए। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर आपका वापस QC से QH पे, तो TC से TH पे आ जाएगा, टेम्परेचर आपका वापस TC से TH पर आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा TC से TH पर वापस आ जाएगा। सही है, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं इसके अंदर, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो फिर इधर देखो इन्हीं की बात करनी है, इन्हीं से रिलेटेड हमें बातें करनी है। पहला प्रोसेस हमारा क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मान लो आपका इसके दौरान सिस्टम जाता है A से B, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, तो मान लो मैं कहता हूं सिस्टम आपका जा रहा है P1V1 TH से P2V2 TH पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ओके सर, इसका मतलब है RAC जो है वो RIE बन जाएगा। हाँ, वो सिस्टम आपका साइक्लिक प्रोसेस है ना, RIE नहीं बनेगा, लेकिन सिस्टम आपका मैंने क्या बताया, कार्नोट इंजन कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस, ये मैंने बात बताई ना, कार्नोट इंजन कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस, तो साइकिल वापस चलकर घूमकर पहली स्टेज पर आ जाएगी। अभी ये बात आपको यहां वापस समझ में आ जाएगी, वो साइकिल चलेगी और वो साइकिल चलते हुए वापस घूमकर फर्स्ट पोजीशन पर, A पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में P1V1 TH से P2V2 TH पर जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग में वर्क डन क्या होगा, आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आइडियल गैस मान के चल रहे, ठीक है। एक ये बात याद रखना कि आपका वर्किंग सब्सटेंस क्या है, आइडियल गैस, है, ठीक है, आइडियल गैस है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के अंदर वर्क डन क्या होता था, -NRT ln V2/V1, तो यहां पर ही क्या हो जाएगा, -NRTH ln V2/V1, सही है। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट स्टेप का वर्क डन, सही है। ये हो गया हमारे फर्स्ट स्टेप का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन, ठीक है। आइडियल गैस का सिस्टम है, तो A से B प्रोसेस जाएगा, P1V1 TH से P2V2 TH पे जाएगा, आपका ये बन जाएगा वर्क डन, ठीक है। ये आपका वर्क डन बन जाएगा। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके का स्टफ आपको रोज मिलता रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स इस वीक के अंदर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो इसके अंदर मानो आपका सिस्टम B से C जाएगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस है यहां पर तो, और एक्सपेंशन के अंदर टेम्परेचर घटता है, घटेगा। तो मान लो मैं इसको कह रहा हूं B से C जा रहा है, यानी वो जा रहा है P2V2 TH से P3V3 TC,
P2V2TH से P3V3TC, इसका वर्क डन निकालोगे, इसका वर्क डन निकालोगे तो वो क्या होता है NCVT2 माइनस T1। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन निकाला था आइडियल गैस का, क्या निकाला था NCVT2 माइनस T1, यही निकाला था भाई, यही निकाला था। एडियाबेटिक एक्सपेंशन का आइडियल गैस का वर्क डन क्या निकाला था NCVT2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा NCV, फाइनल टेम्परेचर क्या है TC, इनिशियल टेम्परेचर क्या है TH, तो ये हो जाएगा NCV TC माइनस TH, NCV TC माइनस TH। सही है, ये हो गया आपका सेकंड वर्क डन, ये हो गया आपका सेकंड वर्क डन। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी से बता दो। यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए, यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बाकी दो प्रोसेस का भी वर्क डन निकालते हैं। आइए बाकी दो प्रोसेस का भी वर्क डन निकालते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी का टोटल वर्क डन निकल पाए। ठीक है, ताकि आपकी एफिशिएंसी का टोटल वर्क डन निकल पाए। तो थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। थर्ड प्रोसेस हमारा क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो मान के मैं चलूंगा कि आपका सिस्टम जो है वो सी से चला गया डी पर, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी से डी पर चला गया, सी से डी पर चला गया। तो ये आपका कहां से कहा गया यानी, और आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इसके अंदर सिस्टम हीट रिलीज करता है, इसके अंदर सिस्टम आपका हीट रिलीज करता है, रिलीज करता है सिस्टम, रिलीज करता है। कहां से कहा गया वो, P3V3TC से, P3V3TC से P4V4TC। ठीक है, ये चला गया। अब इसका वर्क डन निकालोगे आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो क्या निकलेगा माइनस NRTC, माइनस NRTC P3V4 हो जाएगा ना, P4V4TC, ln V4 बाय V3, राइट, ln V4 बाय V3। P3V3TC से गया वो P4V4TC, P4V4TC आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस था, NRTC ln V4 बाय V3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माइनस हो रहेगा बस श्रेया, माइनस हो रहेगा, राइट। ठीक है, और 4-5 लेक्चर होंगे बस, 4-5 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा, 4 लेक्चर और के अंदर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 लेक्चर और के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस की बात कर लेते हैं, फोर्थ प्रोसेस की बात कर लेते हैं, दैट इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इसके अंदर सिस्टम आपका वापस डी से ए पर चला जाता है, सिस्टम आपका वापस डी से ए पर चला जाता है, क्योंकि आपका साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो डी से ए पे वापस जाएगा और इसके अंदर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, यानी सिस्टम आपका P4V4, सिस्टम आपका P4V4TC से चला जाएगा P1V1TH पर वापस, P4V4TC से चला जाएगा P1V1TH पर वापस, P1V1TH पर वापस। ठीक है, P1V1TH पर वापस। इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिएजेंट्स करवा देंगे आपको, ठीक है, रिएजेंट्स करवा देंगे। तो इसका वर्क डन क्या निकलेगा, NCV TH माइनस TC, NCV TH माइनस TC, ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, ये आपका फोर्थ हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बता दो किसी को कोई डाउट है तो 1 2 3 4 देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और यहां पे समझो, एक छोटा सा पॉइंट और यहां पे समझो। सिस्टम ने हीट कहां से लेता है, पहले प्रोसेस में सिस्टम आपका हीट कहां से लेता है, पहले प्रोसेस के अंदर, पहले प्रोसेस के अंदर सिस्टम हीट लेता है, हीट लेता है। यहां पे हमने देखा, यहां पे हमने देखा कि सिस्टम ने QH अमाउंट ऑफ हीट ली, यहां पे हमने देखा कि सिस्टम ने QH अमाउंट ऑफ हीट ली, तो इस QH की वैल्यू क्या होगी, और पहले प्रोसेस के अंदर हीट ली थी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के अंदर हीट ली थी, राइट। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट ली थी, QH अमाउंट ऑफ हीट, QH अमाउंट ऑफ हीट। तो पहले प्रोसेस से अगर QH अमाउंट ऑफ हीट ली थी तो इस QH की वैल्यू क्या होगी, -W1। यही करते थे हम,
यही करते थे आप। फर्स्ट प्रोसेस जब हमने पढ़ा था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, फर्स्ट प्रोसेस जब हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस जब हमने पढ़ा था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो वहां हमने निकाला था कि QH क्या हो जाएगा, -W1, बस रख लो। तो QH की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। साइन कन्वेंशन नहीं आएगा, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? वर्क डन में अगर साइन कन्वेंशन आता है तो आएगा। हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन के अंदर साइन कन्वेंशन अगर लिया है तो यहां पे भी तो लेंगे, प्रोसेस तो वही का वही है, तो यहां पर भी हम साइन कन्वेंशन साइंस लेंगे, ठीक है। तो QH की वैल्यू क्या हो जाएगी, QH की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, QH की वैल्यू हो जाएगी NRTH ln V2/V1, NRTH ln V2/V1। इसको मान लो नंबर 5, इसको मान लो नंबर 5। बोलो इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है? अरे वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ना भाई, प्रोसेस ऐसा हो रहा है, वो खुद हीट ले रहा है, सिस्टम खुद हीट ले रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव आएगा, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी कहानी, ये हो जाएगी आपके वर्क डन, सही है, ये हो जाएगा आपका वर्क डन, ठीक है। 1 2 3 4 5, इन पांचों में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 1 2 3 4 5, इन पांचों पॉइंट्स के अंदर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अरे QH नेगेटिव क्यों आएगा, QH तो पॉजिटिव आएगा, QH क्या होगा, -W1, तो -W1 के रिगार्डिंग W1 अगर नेगेटिव है तो वो इधर आ जाएगा। ऑर्गेनिक कौन करेगा, ऑर्गेनिक धीरज सर कराएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक धीरज सर कराएंगे, ठीक है। तो अब देखो इधर फिर अब देखो इधर, ठीक है। अब अगर मैं इसका P वर्सेस V का ग्राफ बनाऊं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर पेपर के अंदर कैसे भी पूछा जाता है, PV का हो, HT का हो, TS का हो, कैसा भी ग्राफ हो वो पूछा जाता है। तो उनके बारे में अगर मैं बात कर लूं, मान लो मैं बनाता हूं P वर्सेस V का ग्राफ, प्रोसेस चलेगा हमारा साइक्लिक, राइट, प्रोसेस चलेगा साइक्लिक, A से B, B से C, C से D, राइट, A B C एंड D, राइट, ठीक है। ये मैं कैसे भी लिख सकता था, अब मैंने इनको ऐसे ही क्यों लिखा, चलो अभी क्लियर करते हैं, ये मैं यहां पे नहीं लिखता अभी, ठीक है, ये मैं यहां पे नहीं लिखता अभी, ठीक है, A को भी नहीं लिखता यहां पे, A को भी नहीं लिखता, सही है, A को भी नहीं लिखता। अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसे लिखना होता है, ताकि अगर पेपर के अंदर आपको बताना आया तो आपको पता होना चाहिए, पेपर के अंदर अगर आपको बताना आया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला प्रोसेस हमारा क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, गैस एक्सपेंड करेगी तो यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड करेगी यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम किधर बढ़ रहा है, एक तो इधर बढ़ रहा है, एक इधर बढ़ रहा है, राइट। वॉल्यूम किधर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम आपका एक तो इधर एरो में बढ़ रहा है, एक इधर एरो में बढ़ रहा है, राइट। और सेकंड प्रोसेस क्या है हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर भी आपका क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब आपका होगा तो इसके अंदर भी गैस आपकी एक्सपेंड तो करेगी, बट लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, प्लस में अगर गैस एक्सपेंड कर रही होगी तो प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। अगर गैस एक्सपेंड कर रही होगी तो मॉलिक्यूल्स को भागने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, वो दबे नहीं रहेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मैं काफी सारे लोगों को एक छोटे से कमरे बंद कर दूं, तो ज्यादा धक्का मुक्की होगी, ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा प्रेशर लगेगा वॉल्स पर। और यही अगर उनको एक बड़े से कमरे बंद करो, ज्यादा सारे लोगों को एक बार छोटे से में करो, एक बार बड़े से में करो, तो वॉल्स पर कम फोर्स लगाएंगे
वॉल्स पर कम फोर्स लगाएंगे, यानी अगर सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया तो प्रेशर घटेगा। अगर आपने बहुत सारे लोगों को एक छोटे से कमरे के अंदर रखा तो वॉल्स पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स इधर उधर लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा, और यही अगर बड़े से कमरे में रखोगे तो वो कम फोर्स लगाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर आपका प्रेशर घट रहा होगा, और प्रेशर कहां घटेगा, प्रेशर कहां घटेगा, इधर घटेगा, इधर घटेगा या इधर घटेगा। तो इसीलिए आपका पहला प्रोसेस यहां जाता है और दूसरा प्रोसेस यहां जाता है, इसलिए आपका पहला प्रोसेस इधर जाता है और दूसरा प्रोसेस इधर जाता है। तो इसलिए आपका पहला प्रोसेस जो होता है, इसलिए आपका पहला प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो इधर जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपका वॉल्यूम बढ़ना है तो वो इधर बढ़ेगा, वो इधर बढ़ेगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आपका यहां जाता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि उसके अंदर आपका वॉल्यूम में खास फर्क नहीं आएगा लेकिन प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो ऐसा जाएगा। थर्ड प्रोसेस ऐसे और फोर्थ प्रोसेस ऐसे हो जाएगा। और थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो गैस कंप्रेस करेगी, वॉल्यूम घटेगा, गैस कंप्रेस करेगी, वॉल्यूम घटना चाहिए। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बहुत तगड़ा चेंज होता है, बहुत बढ़िया चेंज होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छा चेंज आता है, तो वो ज्यादा घटेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच नित्या, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा घटेगा, इसलिए वो इधर आ जाएगा। और फोर्थ प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन आपका इधर हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन आपका इधर हो जाएगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो इस तरीके से यहां से ABCD इस टाइप का इनका बनता है। बोलो ये किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बताइए, अगर ये किसी को नहीं समझ में आया ग्राफ तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है, कम से कम 2 से 3 ग्राफ और मैं आपको आज ऐसे ऐसे बता के जाऊंगा जो पेपर के अंदर आने के, चाहे नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। अगर अभी समझ में नहीं आई तो बाद में वीडियो देखकर अगर नहीं समझ में आया तो उसका कोई इलाज नहीं है, आप सबको बताए। अभी अगर नहीं समझ में आया तो आप डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप डाउट पूछ सकते हो, बाद में आपको कोई नहीं बताएगा फिर। राइट, क्लियर, ऑल क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, आगे चलूं और ग्राफ इसके आगे करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो 1 2 3 4 5 वाला खेल रहे थे उसको पूरा करते हैं। ठीक है, ये क्लियर, पहला प्रोसेस ऊपर क्यों आया और A से B क्यों आया, इस एरो पे क्यों आया, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ठीक है, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। अरे पहला प्रोसेस देखो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम कहां से कहां बढ़ेगा, ऊपर इधर से बढ़ेगा। और गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस हमारी एक्सपेंड कर रही है, तो एक्सपेंशन होगा भी कब, जब उसके पास प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए ऊपर से प्रोसेस चलेगा, A से B चलेगा। ठीक है, और सेकंड प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिकली गैस एक्सपेंड करेगी, इसमें खास चेंज नहीं होता वॉल्यूम के अंदर, लेकिन प्रेशर कम हो जाएगा एक्सपेंशन में प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो प्रोसेस यहां आएगा। इफ आई चेंज PV बाय एक्सचेंज द एक्सिस, व्हाट चेंज अकर्स ऑफ द ग्राफ नेचर। ग्राफ उल्टा हो जाएगा, आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन नीचे आ जाएगा, आपका वहां पर देखना होगा कहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, और हाई प्रेशर जहां से बढ़ रहा होगा वो प्रोसेस हो जाएगा। यानी अगर आप वॉल्यूम को इधर और प्रेशर को इधर ले लोगे, तो खुद समझ जाओ पहला प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और वॉल्यूम कहां से बढ़ेगा, हाई प्रेशर से बढ़ेगा, क्योंकि आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है गैस। तो एक्सपेंड कब करेगी, जब प्रेशर हाई होगा, तो यहां हो जाएगा पहला प्रोसेस। हाई प्रेशर से वॉल्यूम बढ़ेगा, पहला प्रोसेस ये आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, प्रेशर घटेगा, दूसरा प्रोसेस ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो ठीक है, थोड़ी देर में खत्म करेंगे, आज अच्छे से लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, सही है, क्लियर। YouTube पर होगा, YouTube पर पूरा खत्म होगा थर्मोडायनेमिक्स YouTube पर। अरे इतने लेक्चर पढ़ा दिए, अब 4 लेक्चर थोड़ी छोड़ दूंगा, करवा ही दूंगा मैं। ठीक है, 4 लेक्चर का मामला नहीं रह गया, करवा ही दूंगा मैं YouTube पे अब तो पूरा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका, सही है, समझ में आ गया। जिसने डाउट पूछा था कि एक्सिस को बदलते हैं क्या होगा, क्लियर, एक्सिस को बदलने से क्या होगा, क्लियर, ठीक है, चलो ओके ओके ओके, ठीक है। अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब आ जाओ इधर वापस, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी थी, एफिशिएंसी निकालनी थी। तो एफिशिएंसी लगाने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, जो 4 के 4 प्रोसेस करे थे उनके वर्क डन को ऐड कर दो। फर्स्ट स्टेप पे प्रेशर आई क्यों, आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, सिस्टम एक्सपेंड होना चाहता है, सिस्टम एक्सपेंड होना चाहता है, ठीक है, सिस्टम भागना चाहता है, ऊंचा होना चाहता है। अगर उसके पास प्रेशर लगा होगा पीछे से तभी तो वो एक्सपेंड होगा, उसको टेम्परेचर मिल रहा है, उसको हीट मिल रही है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तभी तो वो एक्सपेंड होगा। तो इसलिए आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हाई प्रेशर पर होता है, हाई प्रेशर पर होता है, ठीक है। इसलिए आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हाई प्रेशर पर होता है। और सेकंड प्रोसेस में भी आप समझ सकते हो कि सेकंड प्रोसेस के अंदर आपका क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो वहां पर प्रेशर घटेगा, वहां प्रेशर घटेगा, है ना, ठीक है, वहां पर प्रेशर घटेगा, एक्सपेंशन के दौरान प्रेशर घटेगा, तो वो आपका इस तरीके से होगा प्रोसेस, ठीक है। फ्रॉम स्लोप वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल। हाँ, आराम से आप देख सकते हो स्लोप से, यस, ठीक है, स्लोप से ही प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, जो भी आपकी करवा रही है ग्राफ की, ए से बी, बी से सी, सी से डी या डी से उसके स्लोप से उसकी वो प्रिडिक्शन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो हमें वर्क डन अब निकालना है टोटल, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, चारों को, इन चारों के चारों को हम ऐड कर देंगे, इन चारों के चारों को हम ऐड कर देंगे। तो आइए कर देते हैं ऐड, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, एक बार ऐड करेंगे, ऐड करेंगे यानी टोटल वर्क डन आपका क्या बनेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, राइट। अब जरा W2 और W4 को देखिए, जरा W2 और W4 को देखिए, W2 और W4 को देखिए। W2 क्या है आपका, W2 क्या है आपका, NCV TC माइनस TH। W2 क्या है आपका, NCV TC माइनस TH। और W4 क्या है आपका, W4 क्या है आपका, NCV TH माइनस TC। इन दोनों को ऐड करूंगा, आपस में कट जाएंगे, इन दोनों को ऐड करूंगा, आपस में कट जाएंगे। NCV TC माइनस TH को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बार हो जाएगा वो NCV TC, एक बार हो जाएगा वो NCV TH। W4 को ऐड करोगे, W4 क्या है आपका, NCV TH माइनस TC, तो यह हो जाएगा NCV TH माइनस NCV TC। बोलो NCV TC से NCV TC कट और माइनस NCV TH से प्लस का NCV TH कट, तो W2 और W4 आपस में कट जाएंगे, W2 और W4 आपस में कट जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, W2 और W4 आपस में कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई। W2 और W4 आपस में कट हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का भी देखेंगे, पहले आप थर्मोडायनेमिक्स तो समझ लीजिए, थर्मोकेमिस्ट्री भी देख लेंगे, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया, W2 और W4 कट जाएंगे आपस में, ये समझ में आया, ठीक है। तो आपका नेटवर्क डन क्या बनेगा, आपका नेटवर्क डन क्या बनेगा, आपका नेटवर्क डन क्या बनेगा, आपका नेटवर्क डन बन जाएगा W इज इक्वल्स टू में W1 प्लस W2। आपका नेटवर्क डन क्या बन जाएगा, आपका नेटवर्क डन क्या बन जाएगा, W2 इज इक्वल्स टू में W1 प्लस W2। उनकी वैल्यू उतार दोगे, उनकी वैल्यू उतार दोगे, तो क्या थी उनकी वैल्यू, माइनस NRTH ln V2 बाई V1, माइनस NRTH ln V2 बाई V1। और W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू आपकी माइनस NRTC ln V4 बाई V3, यही थी। W1 और W3 की वैल्यू, W1 और W2 नहीं रहे, W2 तो कट गया, W2 तो कट गया, W3, W1 प्लस W3, W1 प्लस W3, है ना। W1 की वैल्यू माइनस NRTH ln V2 बाई V1 और W3 की वैल्यू क्या थी, माइनस NRTC ln V4 बाई V3। यही लिखा है मैंने, यही लिखा है मैंने, माइनस NRTH ln V2 बाई V1 माइनस NRTC ln V4 बाई V3। सही है, सही है। इसको लिख लो एक बार, इसको डब्बे में बंद कर लो,
इसको और डब्बे में बंद कर लो, क्योंकि इसका हमें आगे यूज करना है, इसका हमें आगे यूज करना है। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, क्योंकि इसका हमें आगे यूज करना है। ठीक है, अभी इधर देखो, अभी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस पे काम है, इस पे काम है हमें, इस पे काम है अब हमें, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं यहां से, यहां पे लिख लूंगा ताकि मैं, ठीक है, और 2-3 ग्राफ बताऊंगा, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट ग्राफ 2-3 और बताऊंगा। अब अगर मान लो, अब अगर मान लो मैं पॉइसन इक्वेशन लगाता हूं, मैं लगाता हूं पॉइसन इक्वेशन, मैं लगाता हूं पॉइसन इक्वेशन, तो पॉइसन इक्वेशन कहां लग सकती है? पॉइसन इक्वेशन कहां लग सकती है? एडियाबैटिक वाले प्रोसेस के अंदर। पॉइसन इक्वेशन आपकी कहां लग सकती है? एडियाबैटिक वाले प्रोसेस के अंदर। तो एडियाबैटिक वाला प्रोसेस कौन सा है? सेकंड प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस। तो इस पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं। बी के हमारे वेरिएबल्स क्या थे? इसके क्या थे? P1 V1, P1 V1 TH, इसके थे हमारे P2 V2 TH। बी के वेरिएबल P2 V2 TH। सी के वेरिएबल क्या थे? P3 V3 TC। एंड डी के वेरिएबल क्या थे? डी के वेरिएबल क्या थे? P4 V4 TC, P4 V4 TC और पहले के P1 V1 TH, राइट? ठीक है, पॉइसन इक्वेशन लगा देंगे, पॉइसन इक्वेशन लगाएंगे सेकंड प्रोसेस के ऊपर, यानी ऑन द बीसी, बीसी के ऊपर पॉइसन इक्वेशन लगाएंगे, बीसी के ऊपर पॉइसन इक्वेशन लगाएंगे, बी से सी। ठीक है, बी से सी के ऊपर पॉइसन इक्वेशन लगाएंगे। तो बी से सी पर अगर पॉइसन इक्वेशन लगेगी तो मैं ये लिख सकता हूं वहां पे टीवी की पावर गामा -1 लगाते हैं, टीवी की पावर गामा -1 वाली लगाते हैं ऑन बीसी, ऑन बीसी, बीसी के ऊपर अगर हम पॉइसन इक्वेशन लगाते हैं तो क्या होगी? टीवी की पावर गामा -1, टीवी की पावर गामा -1 यानी टीएच इंटू में V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू में टीसी, टीसी V3 की पावर गामा -1। सही है, सही है। अब क्या करो? टीसी को टीएच के नीचे उठा लो, V3 के नीचे V2 को कर दो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टीएच बाई टीसी, टीएच बाई टीसी, टीएच बाई टीसी, टीएच बाई टीसी इज इक्वल्स टू V3 बाई V2 की पावर गामा -1। टीएच बाई टीसी इज इक्वल्स टू V3 बाई V2 की पावर गामा -1। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और हम एक और क्या कर सकते हैं? इसको मान लो ए, इसको मान लो ए, टीएच बाई टीसी इज इक्वल्स टू में V3 बाई V2 की पावर गामा -1, इसको ए मानो। और हम क्या कर सकते हैं? और हम क्या कर सकते हैं? फोर्थ प्रोसेस के ऊपर भी लगा सकते हैं पॉइसन इक्वेशन, फोर्थ प्रोसेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। आओ लगाते हैं, आओ डीए पर लगाते हैं, ऑन डीए, ऑन डीए, डीए पर भी ऐसे ही लगाएंगे, डीए पर भी ऐसे पॉइसन इक्वेशन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? टीसी V4 की पावर गामा -1, टीसी V4 की पावर गामा -1, टीवी की पावर गामा -1 होता है, टीवी की पावर गामा -1 होता है, यानी टीसी V4 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू में टीएच इंटू में V1 की पावर गामा -1, टीएच इंटू में V1 की पावर गामा -1। यहां पर निकालो, टीएच को, टीएच के नीचे टीसी को ले जाओ, V4 के नीचे V1 को ले आओ, टीएच के नीचे टीसी को ले गए, V4 के नीचे V1 को ले गए, क्या बनेगा? टीएच बाई टीसी, टीएच बाई टीसी, ये टीसी उधर जाएगा, V1 V4 के नीचे आ जाएगा, V1 आ जाएगा V4 के नीचे, यानी V4 बाई V1, V4 बाई V1 की पावर गामा -1, V4 बाई V1 की पावर गामा -1, ये हो गया हमारा B। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ए और बी तो समझ में आते होंगे, ए और बी तो समझ में आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। ए और बी तो सबको समझ में आ रहे होंगे, ए और बी तो सबको समझ में आ रहे होंगे। ए और बी तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ए और बी तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बता दो, ठीक है? बता दो ए और बी ठीक है? ठीक है। अब ए और बी को अगर कंपेयर करूंगा अगर मैं ए और बी को, टीएच बाई टीसी की वैल्यू ये, टीएच बाई टीसी की वैल्यू ये, ए और बी को अगर कंपेयर करते हैं, ए और बी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा क्या बनता है? कंपेयरिंग ए एंड बी, ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी, अगर हम ए और बी को कंपेयर करते हैं, ए और बी को कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आता है? क्या आता है हमारा आ जाता है V3 बाई V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू में V4 बाई V1 की पावर गामा -1। सही है, सही है। ठीक है, पॉइसन इक्वेशन में
बस यही वैल्यू यूज कर सकते हैं। आप और भी यूज कर सकते हैं, हमें जरूरत थी टीवी वाली लगाने की, हम पीवी वाली भी लगा सकते थे, पीटी वाली भी लगा सकते थे, लेकिन हमें हमारे रिजल्ट पर पहुंचने के लिए टीवी वाली लगाने की जरूरत थी, हमने इसलिए ये लगाई। क्यों लगाई ये अभी आपको आगे पता लग जाएगा, अभी आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। अभी आपको जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता लग जाएगा क्यों सिर्फ यही वाली लगाने की जरूरत थी, ठीक है। तो ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। अब अगर मैं इससे मैं गामा माइनस वन से गामा माइनस वन काट सकता हूं, पावर से पावर कट जाएगी, पावर से पावर कट हो जाएगी, पावर से पावर कट हो जाएगी, यानी आपका V3/V2 V4/V1 के इक्वल आ जाएगा। V3/V2 V4/V1 के इक्वल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। V3 को इधर ले आओ, V1 को इधर ले आओ, V3 को इधर ले आओ, V1 को इधर ले आओ। क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? V4/V3 इज इक्वल्स टू में V1/V2, V4/V3 इज इक्वल्स टू में V1/V2, V4/V3 क्या हो जाएगा? V1/V2 हो जाएगा। V4/V3 क्या हो जाएगा? V1/V2 हो जाएगा। इसको मानो 7, इसको मानो 7। अब मैं कहता हूं V4/V3 V1/V2 के इक्वल, V4/V3 V1/V2 के इक्वल। तो पुट कर दो 7 को, पुट कर दो 7 को 6 में, V4/V3 की जगह पर क्या रख दो? V1/V2 रख दो। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर भी V2 V1 था, तो इस V4/V3 की जगह पर हम V1/V2 ले आए तो काम हमारा आसान हो जाएगा। इस V4/V3 की जगह पर अगर हम V1/V2 ले आए तो काम हमारा आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इतने ले आए, इसलिए कितने नंबर की थर्मो आती है सर नेट में? कम से कम 10 नंबर की, कम से कम 10 नंबर की थर्मो आती ही आती है, और 10 नंबर बहुत होते हैं, राइट। CSIR में JRF लाने में 10 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। क्यों पॉइजनर इक्वेशन यूज करी, या आपको पता लग रहा है, या आपको पता लग रहा है। V4/V3 आ रहा था, एक V2/V1 था। अगर मैं V4/V3 की जगह पर V1/V2 ले आऊंगा तो काम आसान हो जाएगा, वर्क डन स्मॉल हो जाएगा, वर्क डन की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। इसलिए हमने पॉइसन इक्वेशन को यूज किया, इसलिए हमने पॉइसन इक्वेशन को यूज किया, इसलिए हमने पॉइसन को यूज किया। जैम के अंदर भी बात करें तो जैम के अंदर भी आपके कम से कम 6 से 8 नंबर की आती है, 6 नंबर की तो आती है थर्मो, ठीक है। जैम के अंदर भी 6 मार्क्स की तो आती है, 6 मार्क्स की पक्का आती है, ठीक है। 5 से 6 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो V4/V3 की जगह पर मैं V4/V3 की जगह पर मैं V1/V2 यूज कर सकता हूं, V1/V2 यूज कर सकता हूं। यानी आपका वर्क डन क्या बन जाएगा? वर्क डन क्या बन जाएगा? -nRTH ln V2/V1 nRTH ln V2/V1 nRTC V4/V3 की जगह पर V1/V2, V4/V3 की जगह पर V1/V2। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, V1/V2 की जगह पर उल्टा करूंगा। अगर इसको V1/V2 को अगर मैं उल्टा कर दूंगा, V1/V2 को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो यह माइनस का प्लस हो जाएगा। V1/V2 को अगर मैं V2/V1 कर दूंगा, V1/V2 को अगर मैं V2/V1 कर दूंगा तो एक माइनस और आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी आपका वर्क डन क्या बनेगा? वर्क डन आपका क्या बन जाएगा? -nRTH ln V2/V1 प्लस का nRTC ln V2/V1 प्लस का nRTC ln V2/V1। बोलो ये सबको समझ में आया? बोलो ये सबको समझ में आया? बोलो ये सबको समझ में आया? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर? ये सबको समझ में आया? अब देखो इस इक्वेशन में nr ln V2/V1 कॉमन उठा सकता हूं, कॉमन उठा सकता हूं। और अगर मैं इसको कॉमन उठा लूंगा, अगर मैं इस चीज को कॉमन उठा लूंगा, ठीक है। चलो यहां लिखते हैं, देखो क्या आ रहा था आपका, वर्क डन, -nRTH ln V2/V1 प्लस का nRTC ln V2/V1। कॉमन उठा लो, मान लो मैंने इसमें से कॉमन उठा लिया, माइनस का nR ln V2/V1, माइनस का nR ln V2/V1, तो बचा क्या TH,
और माइनस उठाया है तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस टीसी। ये बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका नेट वर्क डन। बताओ किसको इसमें दिक्कत हो तो। ये बन जाएगा आपका नेट वर्क डन कार्नोट साइकिल का, कार्नोट इंजन का, चारों प्रोसेस को मिलाकर ये बन जाएगा आपका नेट वर्क डन। ये बन जाएगा आपका नेट वर्क डन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। बोलो किसी को डाउट है तो यहां बोलो, किसी को यहां पर डाउट है तो पूछ लो। ये आपका बन जाएगा नेटवर्क डन, ये आपका बन जाएगा नेटवर्क डन, ये आपका बनेगा नेटवर्क डन। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है। ये आपका बन जाएगा नेटवर्क डन। जल्दी बोलो, ठीक है? क्लियर क्लियर। सर ये साइन का बता दीजिए फिर से। अरे साइन देखो, साइन देखो, मैंने क्या किया, माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन कॉमन लिया, ठीक है? माइनस एन आर एल एन वी टू बाई को वी वन कॉमन लिया तो माइनस एन आर एज इट इज, एल एन वी टू बाई वी वन एज इट इज। पहली साइड से क्या बचा, टीएच लिख दिया। दूसरी साइड से हमने क्या किया, माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन कॉमन लिया था, लेकिन यहां पे तो प्लस है, तो एक माइनस फिर यहां पर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन को माइनस टीसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन को माइनस टीसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका वो बन जाएगा ऊपर वाला प्लस का एन आर टी सी एल एन वी टू बाई वी वन, आपका बन जाएगा ऊपर वाला प्लस का एन आर टी सी एल एन वी टू बाई वी वन, इसलिए ये ऐसा आएगा। कॉमन लेके देख लेना, बस कॉमन का खेल है, कॉमन लेकर वो ऐसे हो जाएगा। नहीं तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन को टी एच माइनस टी सी के साथ एक एक बार अंदर मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है? थर्मो के कितने लेक्चर हो सकते हैं? अरे 11 लेक्चर आज हो रहे हैं, 4 लेक्चर और लूंगा, 15 के अंदर खत्म करा दूंगा। 15 से पहले भी हो सकता है, लेकिन 15 के बाद नहीं जाऊंगा, ठीक है? 4 दिन के अंदर खत्म करा दूंगा, 4 दिन के अंदर, 15 के बाद नहीं जाऊंगा, ठीक है? तब तक लास्ट कर देंगे बस, ठीक है? तब तक लास्ट कर देंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ये आपका वर्क डन बन गया। मेनली हमें क्या निकालना था? मेनली हमें क्या निकालनी थी? इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। मेनली हमें क्या निकालनी थी? इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। तो वो तो क्या आती थी हमारी? वो क्या आती थी हमारी? आउटपुट बाय इनपुट। वो क्या आती थी हमारी? आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी क्या आती थी हमारी? आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट एफिशिएंसी आती थी हमारी आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट, सो आउटपुट बाय इनपुट निकालने के लिए यानी माइनस डब्ल्यू बाय क्यू एच। डब्ल्यू की वैल्यू ये रही, डब्ल्यू की वैल्यू ये रही, क्यू एच की वैल्यू और उतारो, क्यू एच की वैल्यू और उतारो, क्यू एच की वैल्यू और उतारो। क्यू एच की वैल्यू हमने निकाली थी, क्यू एच की वैल्यू हमने निकाली थी, क्यू एच की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही एन आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन, 5वीं नंबर इक्वेशन। क्यू एच की वैल्यू हमने निकाली थी, क्यू एच की वैल्यू हमने निकाली थी एन आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन। रख दो वहां पे बस, जल्दी से रख दो, जल्दी से रख दो, जल्दी से रख दो, ठीक है? रख देते हैं बस, रख देते हैं बस, ठीक है? तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी एक माइनस है, वर्क डन के अंदर ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन टी एच माइनस टी सी, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन टी एच माइनस टी सी। और क्यू एच की वैल्यू क्या थी? क्यू एच की वैल्यू क्या थी? एन आर एल एन वी टू बाई वी वन इंटू ए टी एच, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन इंटू ए टी एच। तो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन से एन आर एल एन वी टू बाई वी वन कट जाएगा, आपकी ईटा एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? आ जाएगी टी एच माइनस टी सी बाय टी एच। आपकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? टी एच माइनस टी सी बाय टी एच। ये कैसे आया? कौन से प्रोसेस के अंदर क्या वर्क डन होता है, कैसा चला, वो कुछ भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, वो कुछ भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा ये प्रोसेस, कैसे वो चारों प्रोसेस आए, कैसे हमने वर्क डन को ऐड किया, कैसे हमने QH निकाला, वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा एक एक स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ में आ गया? बोलो ये समझ में आया? ईटा एफिशिएंसी समझ में आई? एफिशिएंसी समझ में आई कैसे निकली?
कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी समझ में आई कैसे निकली? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी समझ में आई कैसे निकली? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी समझ में आई कैसे निकली? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आगे चले, चलो एक छोटी सी बात इधर देखो, एक छोटी सी बात, ये तो इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, -W क्यों लिया? अरे वर्क डन क्या होता है? वो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी बोल रहे हैं हम, एफिशिएंसी बोल रहे हैं, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या है? वर्क डन। और वर्क डन क्या कर रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम माइनस का साइन लेकर चलेंगे। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन लेकर चलेंगे। इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा? इसमें से आपका डायरेक्टली आपसे एफिशिएंसी निकलवाएगा, वो आपको दो टेम्परेचर देगा। ठीक है, आपसे एफिशिएंसी पूछेगा, आपसे वो क्या कर सकता है? वो इनमें से किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ सकता है। -W बाई क्यू एच, -W बाई क्यू एच, जो कि होता है QH माइनस QC बाई QH। अब कितने वेरिएबल्स हो गए? एक वर्कडन वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, एक QC वेरिएबल, राइट? वेरिएबल्स कितने हुए? वेरिएबल्स कितने हुए? W, QH, QC। वो दोनों में से आपको एक चीज देगा, इन तीनों में से आपको एक चीज, तीनों में से दो चीज देगा, एक चीज आपसे पूछ लेगा। इन दोनों में से, तीनों में से दो चीज देगा, एक चीज पूछ लेगा, या फिर इसको वो रिलेट कर देगा TH माइनस TC बाई TH से। तो इनमें से कोई भी आपको बाकी चीजें देकर एक चीज पूछ लेगा, एक चीज पूछ लेगा, वो वर्क डन, वो क्वेश्चन बनते हैं, वो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, थोड़ी देर की और क्लास चलेगी, थोड़ी देर की और क्लास चलेगी, ध्यान से समझ लो। ठीक है, थोड़ी देर की और क्लास चलेगी, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, TH से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, TH से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस TC बाई TH, 1 माइनस TC बाई TH। ठीक है, 1 माइनस TC बाई TH, ये आपका ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी आगे सुनो, अब आगे सुनो, मैं एक दो ग्राफ आपको और बनवा देता हूं इसके, एक दो ग्राफ आपको और बनवा देता हूं। ठीक है, एक दो ग्राफ मैं आपको इसके और बनवा देता हूं। ठीक है, अब बात करूं, अगर मान लो मैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ बनाना हो, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ बनाना हो, तो भी आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, तो भी आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब इसके अंदर बताओ, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, गैस एक्सपेंड करेगी, गैस एक्सपेंड करेगी, गैस करेगी एक्सपेंड। ठीक है, और आइसोथर्मल एक्सपेंड करेगी, आइसोथर्मल एक्सपेंड करेगी, यानी टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। तो मान लो मैं कहता हूं या तो प्रोसेस इधर होगा या इधर होगा। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल में होगा प्रोसेस आपका, कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल में। प्रोसेस आपका कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल में होगा, राइट? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो हॉरिजॉन्टल होगा प्रोसेस, हॉरिजॉन्टल होगा प्रोसेस। ठीक है, और एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल रही है घूमने के लिए, गैस एक्सपेंड कर रही है तो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल रही है घूमने के लिए, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। सर IIT जैम की फुल केमिस्ट्री कराओगे? अरे देख लेते हैं, चलो इधर तो आ जाओ, पहले जो करा रहे हैं वो समझ लो। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और अगर गैस एक्सपेंड करेगी और गैस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिलेगी घूमने के लिए, गैस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिलेगी घूमने के लिए, तो टेम्परेचर, तो आपका क्या होगा? एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल रही है घूमने के लिए, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी ना भाई, थोड़े से लोगों को ज्यादा बड़ी जगह मिल गई घूमने के लिए, कोई इधर घूमेगा, कोई उधर घूमेगा, मजे से घूमेंगे इधर उधर, है ना, मजे से घूमेंगे इधर उधर, कोई इधर कोई उधर, कोई फलाना कोई ढिमकाना, कहीं कहीं घूमेंगे, कहीं कहीं घूमेंगे, तो कहीं कहीं कोई भी कहीं कहीं घूमेगा, कोई भी कहीं कहीं घूमेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यानी आपका पहला प्रोसेस होगा इस डायरेक्शन में, पहला प्रोसेस होगा इधर। दूसरा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन,
एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है और आपका क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, सेकंड प्रोसेस इधर, तो सिमिलरली थर्ड प्रोसेस इधर एंड फोर्थ प्रोसेस इधर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो आपको कैसा भी ग्राफ बनाना आ सकता है, आपको बस केसेस पता होने चाहिए कि किस प्रोसेस के अंदर क्या कुछ हो सकता है। एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप सही आंसर टिक कर कर आ पाओगे, तभी आप सही आंसर टिक कर कर आ पाओगे। क्लियर ये सबको? ये सभी को क्लियर? कोई समस्या नहीं इसके अंदर? ये सभी को क्लियर, कोई समस्या नहीं इसके अंदर? ठीक है, ठीक है, ये सभी को क्लियर? तो एक और देखो, एक और देखो, ये सभी को क्लियर, तो एक और देखो, ये सभी को क्लियर, तो एक और देखो। ठीक है, अगर मान लो मैं बनाता हूं H वर्सेस T का, H वर्सेस T का सिस्टम हमारा कौन सा है, कार्नोट इंजन का। ठीक है, सिस्टम हमारा कौन सा है, यू पोर वाला होगा, ऊपर वाला होगा। ठीक है, देख लेना देख लेना। ठीक है, H वर्सेस T का ग्राफ अगर बनाएंगे, ठीक है, इधर देखो इधर देखो, H वर्सेस T का अगर ग्राफ बनाएंगे, H वर्सेस T का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वर्किंग सब्सटेंस हमारा कौन सा है, आइडियल गैस, आइडियल गैस। और पहला प्रोसेस क्या है हमारा, पहला प्रोसेस क्या है हमारा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हमें क्लियरली पता है, क्लियरली पता है कि एंथैल्पी जो होती है वो फंक्शन किसका होती है, आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर का। एंथैल्पी जो होती है आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और पहले प्रोसेस में अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पहले प्रोसेस के रिगार्डिंग एंथैल्पी भी कांस्टेंट होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट, सिस्टम कैसा है आपका, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस, आइडियल गैस, तो आपकी क्या होगी, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, तो आपकी क्या होगी, एंथैल्पी जो होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होगी। और आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट, एंथैल्पी कांस्टेंट, तो पहला प्रोसेस में तो आपके दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, पहले प्रोसेस के अंदर तो आपके दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे पहले प्रोसेस के अंदर, पहले प्रोसेस के अंदर आपके दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में दोनों कांस्टेंट। सेकंड प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है, यानी सेकंड प्रोसेस आपका यहां होगा, सेकंड प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहां होगा। थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट, आइडियल गैस है, एंथैल्पी भी कांस्टेंट, तो थर्ड प्रोसेस आपका यहां पे होगा, थर्ड प्रोसेस कांस्टेंट होगा, थर्ड प्रोसेस के अंदर कोई कुछ मूव नहीं करेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। या फोर्थ प्रोसेस फिर से वापस यहां हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, फोर्थ प्रोसेस आपका फिर से यहां हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। सही है? क्लियर? क्लियर? बता दो सभी को क्लियर, बता दो सभी को क्लियर। H वर्सेस T समझ में आ गया? क्लियर? सबसे ज्यादा उम्मीद है इसके पेपर में आने की, सबसे ज्यादा उम्मीद है इसके पेपर में आने की H वर्सेस T की। ठीक है, क्लियर सभी को? H वर्सेस T, H वर्सेस T सबको क्लियर? H वर्सेस T सभी को क्लियर? क्या H वर्सेस T सभी को क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कहानी और सुन लो, एक छोटी सी कहानी और सुन लो, फिर कहोगे तो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, एक छोटी सी कहानी और सुन लो, एक छोटी सी कहानी और सुन लो रेफ्रिजरेटर के बारे में। कार्नोट इंजन आपका खत्म होता है, कार्नोट इंजन आपका खत्म होता है, कार्नोट इंजन आपका खत्म होता है। रेफ्रिजरेटर के बारे में और जान लो, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, क्या होता है फ्रिज, फ्रिज के अंदर क्या काम हो रहा होता है, आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हो,
इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हो किसी भी मशीन को, फ्रिज का एक तरीके की मशीन आप उसको बिजली दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो, क्या करने के लिए, हीट निकालने के लिए, कहां से, एक कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ में। फ्रिज के अंदर सामान जो पड़ा है वो ठंडा है, वो ठंडी चीज और ठंडी हो रही है, फ्रिज के अंदर जो सामान पड़ा है वो ठंडी चीज और ठंडी हो रही है, यानी आपकी क्या हो रही है, उस ठंडी चीज में से हीट निकलकर बाहर आ रही है, उस ठंडी चीज में से हीट निकलकर बाहर आ रही है। और हमें क्लियरली पता है, कभी भी अगर आप फ्रिज के पीछे का एरिया देखोगे, कभी भी आप फ्रिज के पीछे का एरिया देखोगे तो वो हमेशा गर्म होता है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी फ्रिज के आगे की तरफ, पीछे ज्यादा टेम्परेचर होता है। यानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो फ्रिज है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी देकर हम क्या कर रहे हैं, एक कोल्डर बॉडी से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पर, हॉटर बॉडी की तरफ। अंदर से बाहर आ रही है हीट, फ्रिज के अंदर से, फ्रिज के अंदर जो सामान पड़ा है वहां से हीट निकलकर बाहर आ रही है, बाहर के एटमॉस्फेयर में आ रही है, पीछे आ रही है मेनली फ्रिज के पीछे आ रही है, यानी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट आ रही है, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट आ रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। फ्रिज में क्या हो रहा है, फ्रिज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम टू एब्स्ट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, टू एब्स्ट्रैक्ट हीट, to extract the heat from a colder body to a hotter body, abstract the heat from a colder body to a hotter body, abstract the heat from a colder body to a hotter body। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है, फ्रिज की कहानी समझ में आई फ्रिज की कहानी समझ में आई, बात समझ में आ रही है। टू एब्स्ट्रैक्ट द हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी, फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी, ठीक है। इसका बस डायरेक्टली आप रिलेशन याद रख लो, इसके डायरेक्टली रिलेशन याद रख लो कि इसके जो एफिशिएंसी होती है वो बीटा होती है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एफिशिएंसी है, ठीक है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी उल्टी है, यहां पर हमें वर्क डन करना पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, हमारी एफिशिएंसी क्या हो रही है, वो आ जाएगी आपकी QC बाय वर्क इलेक्ट्रिकल, आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, और आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, हीट बाहर मिल रही है फ्रिज के पीछे हीट आ रही है, फ्रिज के पीछे हीट आ रही है, यानी आपकी हीट बाहर आ रही है, आउटपुट में क्या आ रहा है, QC, आउटपुट में क्या आ रहा है, QC, और इनपुट हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, इनपुट हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, और आउटपुट में हीट आपकी बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी QC बाय W इलेक्ट्रिकल, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी QC बाय W इलेक्ट्रिकल, और डायरेक्ट इसका एक रिलेशन याद रखना, बीटा हो जाता है फिर हमारा TC बाय TH माइनस TC, ठीक है, एक ये याद रखना, एक ये याद रखना, और बीटा और ईटा के बीच में रिलेशन हो जाता है बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 1 बाय ईटा, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 रिलेशन इसके इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ये 2-3 रिलेशन इसके इंपॉर्टेंट है। बीटा की वैल्यू क्या होती है, QC बाय W इलेक्ट्रिकल, TC बाय TH माइनस TC, TC बाय TH माइनस TC, और एक चीज याद रख लेना, और एक चीज याद रख लेना कि बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय ईटा होता है, बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय ईटा होता है, ठीक है तो यह आपकी इसकी कहानी खत्म होती है। अब मुझे बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो, और बताओ अगर कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं, या फिर कहोगे तो कल कर लेंगे, जल्दी से बताओ क्या कहते हो, कल करने हैं कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन एक साथ, आज वाले लेक्चर के भी और कल वाले लेक्चर के भी एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, या फिर अभी कराऊं, जल्दी बोलो। पिछले कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन अभी करने हैं या कल साथ में करें, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो कल मैं पहले क्वेश्चन ही कराऊंगा,
कल मैं पहले क्वेश्चन ही कराऊंगा, इस कॉन्टेस्ट को भी दे लेना, दोनों कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? ठीक है, दोनों कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे दोनों कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन, कल आते ही डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ेंगे बाद में कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे बाद में दोनों कॉन्टेस्ट के डिस्कशन क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज की इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो चलो गुड बाय, टेक केयर। आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आज का कॉन्टेस्ट ले लेना, अपलोड हो चुका है, कॉन्टेस्ट ले लेना, कल दोनों के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल दोनों के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे, सही है? ठीक है, कॉन्टेस्ट ले लेना, दोनों इक्वेशन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस लेक्चर। संयम सिक्का, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम IIT रुड़की, CSR JRF गेट क्वालिफाइड। गुड बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।